Welcome all of you to this video of Maths Made Easy Academy। आज जो वाली टॉपिक हम लेने वाले हैं ये है फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। हम इन चारों पे आज बात करेंगे, बिल्कुल बस इन्हीं चारों पे बात करेंगे और कुछ भी नहीं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है आज इसे देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इसका, तो फिर क्या होता है ना कि आप इसको समझने में या फिर याद रखने में आपको बहुत मुश्किलें आती है। तो फिर देखते हैं कि फ्री, फोर्स्ड, डैम्प्ड एंड रेजोनेंस है क्या, ये एक दूसरे से अलग कैसे है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हर एक की एग्जाम्पल्स, कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स जो आपको याद रख के जाना है वो भी देने वाली हूँ। साथ में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है बिटवीन ईच वन ऑफ देम वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने से हमें साउंड सुनाई देता है, इतना तो आप सभी को पता है। ओके, तो अभी फ्री वाइब्रेशन क्या है? फ्री वाइब्रेशन कुछ ऐसा है कि एक पेंडुलम यहाँ रहेगा, ओके, जस्ट सस्पेंडेड पेंडुलम है, और आप जाते जाते इसको एक स्लाइट टच कर देंगे, स्लाइट टच। ओके, ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के यूं हटा दिया और फिर यूं स्विंग कर दिया, नहीं, इसको हम स्लाइट एक टच करके छोड़ देते हैं। और तो ये जो है ना, स्लाइट टच से जो वाली वाइब्रेशन आया है, दैट इज फ्री वाइब्रेशन। इसे नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं, हम नेचुरल वाइब्रेशन भी कहा जाता है, या फिर फ्री वाइब्रेशन। तो ये जो स्लाइट टच था, इसे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं मानते, हम बोलते हैं कि दिस इज विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो हो गया, दिस इज अ नेचुरल वाइब्रेशन, ओके, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये बहुत ही स्लाइट एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज फ्री वाइब्रेशन। ओके, अब पेंडुलम डिस्प्लेस्ड होगा तो कौन वाली रूल फॉलो करेगा? जैसे कि मैंने कहा लेंथ पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस पेंडुलम, अगर आपको पूछा जाए कि फ्री वाइब्रेशन में व्हाट इज द पेंडुलम फॉलोइंग फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज इट, 1/2 पाई रूट ओवर G by L। 1/2 पाई यानी कि 22/7, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ। तो फ्री वाइब्रेशन में इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, और वो है इसका लेंथ। हियर to here, this length of the pendulum is what matters, nothing else matters. Now this formula, if you think there's a new formula, it isn't a new formula. When in 9th standard you have learnt T, time period is 2 pi root over L by G. It is the same formula. Time period is equal to 1 by frequency. It is the same formula. Okay, so it's the same formula converted for frequency now. So this is what free vibration is. Now what is the graph? Graph is very important for your exams. Okay, so for the graph you will have displacement on this side will be the time, this axis, x-axis will be time, this will be displacement, and for free vibration it is going to be, amplitude is going to be same. Okay, amplitude you will have to keep the amplitude same. This is free vibration. नाउ क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको ड्रॉ भी करना बोला जाता है, कि और एग्जाम में तो और भी इजी रहेगा क्योंकि आपके लिए रूल्ड लाइंस भी रहेगा। तो आप एम्पलीट्यूड इज दिस डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ना ये सेम होते जाएगा इधर भी और इधर भी, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, सो कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड विल बी सेम फॉर फ्री वाइब्रेशंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन? Now one example of free vibration I already told is about the pendulum. Now the second example, what can be another example? They will ask you, give some examples of free vibration. What will you say? Okay, so then load suspended from a spring. Load suspended from a spring. Okay, that is, you just have a spring like this. Okay, and here you have a load. So load suspended from a spring. This spring keeps on vibrating up and down because of this load. So that is a free vibration. Now tuning fork struck hard.
Now what is that? What is a tuning fork? Now if you have gone to, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में गए हैं तो आपको ट्यूनिंग फॉर्क कुछ यूं देखने में होता है, एंड मेड आउट ऑफ मेटल. ओके, मेड आउट ऑफ मेटल. ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना, हर ट्यूनिंग फॉर्क एक अलग फ्रीक्वेंसी में आती है. तो यहाँ इसके हैंडल पे लिखा भी रहेगा कि फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क का क्या फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो फिर ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्रक हार्ड, तो इसको क्या करते हैं, एक रबर पैड मिलता है इसके साथ, रबर पैड यानी कि जस्ट एक ऐसा पीस ऑफ रबर. ओके, और उस पर हम ट्यूनिंग फॉर्क को एक बार हार्ड ऐसा मारते हैं, ऐसा जोर से स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, और ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना इमीडिएटली एक वाइब्रेशन में चला जाता है. वाइब्रेशन में चला जाता है और जैसे ये वाइब्रेट करता है आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, एक बजिंग साउंड सुनाई देने लगता है. तो फिर ये वाइब्रेशन किस फ्रीक्वेंसी में होगा, इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है ट्यूनिंग फॉर्क पे, एंड दैट इज व्हेन यू स्ट्राइक इट वंस इट इज वाइब्रेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओके, इट वाइब्रेट्स विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो फिर ये जो वाइब्रेशन चल रहा है ना, ये इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे अगर मेरे पास 15 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है और एक और ट्यूनिंग फॉर्क है दैट इज 10 हर्ट्ज का, तो डिफरेंस क्यों हुआ? डिफरेंस हुआ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. हाउ हैवी इज इट, व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द मेटल, हाउ बिग इज इट, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल. ओके, तो इस पे डिपेंड करता है इसका फ्रीक्वेंसी. तो इस 15 हर्ट्ज का जो है ट्यूनिंग फॉर्क, इसका फ्री वाइब्रेशन में 15 हर्ट्ज ही इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रहेगा, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क 15 हर्ट्ज का है तो फ्री में 15 हर्ट्ज रहेगा. ओके, तो फिर ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन स्ट्रक हार्ड. ओके, तो ये हो गया सेकंड ऑन अ रबर पैड. नेक्स्ट और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? थर्ड हो गया स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. व्हाट इज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग? अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ये हो गया कि आप जैसे कि आप गिटार का सोच सकते हैं. ओके, हमारा जो सारा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, गिटार उनमें से एक है. तो फिर वो जो स्ट्रिंग है ना, वो 2 पॉइंट्स के बीच में इसको फिक्स किया रहता है. अभी आप इसको जस्ट थोड़ा सा प्लग करेंगे और फिर ये अपना फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा, अपना जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे वाइब्रेट करने लगेगा. तो पहला तो आप इसको अगर बीच में प्लग करेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि आपने प्लग कहाँ किया. अगर आप इसको बीच में प्लग करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी. तो फिर ये ऐसा वाइब्रेट करेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा F. ओके, फ्रीक्वेंसी इज ओनली F. अभी सेम ये जो है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को, ओके, सेम स्ट्रिंग को हम प्लग करेंगे एट 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि हम इधर प्लग करते हैं यहाँ पे. ओके, 1/4 ऑफ इट्स लेंथ. तो फिर इसका वाइब्रेशंस कैसा रहेगा? यहाँ पे प्लग करते हैं तो फिर वाइब्रेशन कुछ ऐसा होगा, ऐसा. ओके, तो ये हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2F, इसका डबल फ्रीक्वेंसी यहाँ हो जाएगा. अभी इसको हम प्लग करेंगे एट 1/6 ऑफ इट्स लेंथ, पूरा जो लेंथ है इसका 1/6 में, तो फिर इसका वाइब्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, न्यू. ओके, और इसका वाइब्रेशन ये हो गया, यानी कि हमने प्लग यहाँ किया था, ओके, एट 1/6 ऑफ इट्स लेंथ, या फिर इधर किया था, तो इसका वाइब्रेशन हो जाएगा 3F. सो 3 तरह का नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रेच स्ट्रिंग के टाइम हो जाता है. ओके, जबकि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है? इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग पे. ओके, स्ट्रिंग का मटेरियल क्या है, स्ट्रिंग का मटेरियल क्या है, और फिर स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि स्ट्रिंग इज थिक और स्ट्रिंग इज थिन, इट डिपेंड्स ऑन दैट टू. थिन स्ट्रिंग और थिक स्ट्रिंग, हाउ टाइटली इट हैज बीन पुट, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में स्ट्रिंग को कितना टाइटली इसको लगाया गया है, यानी कि दैट इज कॉल्ड टेंशन. सो व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन हाउ थिक इज इट, it depends on the material, it also depends on the thickness, material, and also the tension in the string. Okay, tension is how tightly it has been put. So these 3 things. Okay, so that is stretch
that is how free vibrations happen for a stretched string depending on where you have plucked them. I repeat, you plug them at the center, principal note. This is called principal note. Okay, this is called first subsidiary, and this is called second subsidiary. Okay, this is the second subsidiary note. तो अभी देखते हैं, अभी तो हमने फ्री वाइब्रेशन का देखा कुछ एग्जांपल्स, अब देखते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन इज एन आइडियल कंडीशन. आइडियल कंडीशन यानी कि कुछ भी फ्रिक्शन विद द एयर नहीं रहेगा. इट इज सपोज टू बी इन वैक्यूम. अगर वैक्यूम में हुआ तभी वैसा चलेगा, जैसा कि मैंने ऐसा ड्रॉ किया था, बिल्कुल इक्वल एम्पलीट्यूड. ओके, तो वो चलता है सिर्फ आइडियल कंडीशन वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर, नो फ्रिक्शन विद द एयर, ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स ट्राइंग टू स्टॉप इट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट damped vibration, what is damped vibration? Now damped vibration is actually what happens. अब ट्यूनिंग फॉर्क को यूं स्ट्राइक करके छोड़ देते हैं, क्या वो चलता चला जाता है? वो चलता चला नहीं जाता है, वो रुकता है. इट स्टॉप्स. When does it stop? Okay, it stops after some time depending on the frequency with which it was vibrating. It stops after some time. Okay, so it stops after some time. Now why is it stopping after some time? Okay, it is stopping after some time because free vibrations, according to free vibration, it will go on and on. But according to damped vibration, the frequency of the vibration is slowly going to reduce, and then you see this? Okay, so the frequency of damped vibration slowly reduces. ये हो गया ग्राफ ऑफ damped vibration. बहुत पूछा जाता है इसे बनाने के लिए. तो फिर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता चला जाता है और जाते हुए फाइनली इट कम्स टू अ स्टॉप. ओके, सो नो free vibration can go on and on infinitely. Okay, it has to stop after some time. Depending on if the amplitude was too big, it will take more time to stop. If the amplitude was less big, it will stop faster. Okay, so what are the two forces which make a damped vibration? Okay, so two forces that act on a vibrating body. What are the two forces that act on a vibrating body? Firstly, what acts? Firstly, the first point is restoring force. Now what is this restoring force? Means there is friction in the air. Because of the air there is friction, but even then this body is trying to vibrate. Okay, if I have a pendulum here, it is first vibrating like this much amplitude, and slowly it is reducing its amplitude to this much, but it is still trying to vibrate. Okay, that force with which it is still trying to vibrate and continue its vibration is called restoring force. Okay, so this is one force that acts on a vibrating body. Okay, what is the next force that acts on a vibrating body? The next force that acts on a vibrating body is the frictional force. Okay, so frictional force of what? Frictional force of the surrounding matter, surrounding medium. Okay, so if it is in water, it is the water. Okay, the friction with the water. If it is air, it is the frictional force of the air. So because of the frictional force of the surrounding medium, the amplitude of the body slowly reduces and then comes to stop. Then we say damping of vibration. Okay, so that is called damped vibration. Okay, so this is this is what we call as these are the two forces that act on a vibrating body, and one is the restoring force which still makes the vibration happen, and one is the frictional force which makes the vibration stop. Okay, now if I give you some examples, then it will be easier for you to understand this damped vibration. First example, supposing there's a branch of a tree. Okay, just a branch of a tree. Okay, here is a tree and you take a branch and you just pull it down and leave it.
what happens? It goes like this, goes like this, goes like this, and this way, this way, this way. It swings for some time, and then the amplitude reduces. After some time the amplitude reduces. Okay, first it was moving like this, and then it starts moving like this, and then it comes to a stop. Okay, so you pull a branch of a tree and leave it. Okay, you don't continue pulling it. And so when you pull a branch of a tree and leave it, then it executes damped vibration. That is, it comes to stop after some time. Okay, so that is what damped vibration is. Now let's talk about, so branch of a tree. Okay, next is pendulum. Now pendulum is a very good example of damped vibration, because it first goes like this, and then it goes like this, comes to a stop. Okay, so simple pendulum, of course, pendulum. The third one is a stretched string. Third one is a tuning fork. Tuning fork also, when you struck it hard once, then it starts vibrating, but you leave it like that, you don't strike it again. Okay, आप उसको दोबारा स्ट्राइक नहीं करते, उसको छोड़ देते एक ही बार स्ट्राइक करके, तो ज़रूर धीरे 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 उसका साउंड भी कम हो जाता है, और उसका जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे डैम्प हो जाता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और एम्पलीट्यूड कम होके धीरे धीरे इट कम्स टू स्टॉप. आपको जो आवाज़ सुनाई दे रहा था उसका बजिंग साउंड, वो भी धीरे धीरे चला जाता है. सो दीज आर फ्यू ऑफ वेरी easy examples of damped vibration. अब देखते हैं जो नेक्स्ट है टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स्ड वाइब्रेशन. तो हमने डायग्राम, हमने ग्राफ बनाया फ्री का, फिर डैम्प्ड का भी ग्राफ बनाया. अब देखते हैं फोर्स्ड. फोर्स्ड वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें हम एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देते चले जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स? देते चले जाते हैं. सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो है स्विंग का. ओके, आपका फ्रेंड स्विंग में बैठा हुआ है, और पीछे से कोई उसको कंटिन्यूसली पुश कर रहा है. ओके, तो स्विंग एंड ये जो हो गया स्विंग, और इसमें इस स्विंग को पुश करते हैं. तो फिर पहले तो आप स्विंग को पुश करते हैं, स्विंग वापस आता है, आप फिर पुश करते हैं, और स्विंग वापस आता है, और फिर आप उसे पुश करते हैं. ओके, तो आप जो उसको पुश कर रहे हैं बार बार, दैट इज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पुश रिपीट हो रहा है, वो जो फोर्स है वो रिपीटेड हो रहा है, वही है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. तो अगर आप एक बार पुश करके स्विंग को छोड़ देते, तो फिर वो एक्सटर्नल पीरियोडिक वाइब्रेशन नहीं रहता, वो फोर्स वाइब्रेशन नहीं रहता. लेकिन ये जो है ना, आप बॉडी को बार बार, दिस स्विंग को, इस वाइब्रेटिंग बॉडी को आप कंटिन्यूअसली इसको पुश कर रहे हैं, और पुश करने से ये आफ्टर सेम पीरियड ऑफ टाइम दैट पुश इज रिपीटेड, दैट फोर्स इज रिपीटेड, दैट मेक्स इट अ फोर्स्ड वाइब्रेशन. ओके, सो बहुत सारा हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारा फोर्स वाइब्रेशन का एग्जाम्पल चलते रहता है. अभी देखेंगे हम कि वो कौन सा है. पहले तो एक एग्जाम्पल इसका ऐसा हो गया कि आप ट्यूनिंग फोर्क को एक बार तो स्ट्राइक करके वाइब्रेट करने लगाए, एंड बाय द टाइम जब वो वाइब्रेट कर रहा है, फिर लेके आप उसको स्ट्राइक कर देते हैं. ओके, फिर आप उसको, थोड़ा स्लो होता है ना, आप उसको लेके फिर से रबर पैड में स्ट्राइक कर देते हैं. तो आप जो कर रहे हैं ना, उसको एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं वाइब्रेटिंग बॉडी को फिर से वाइब्रेट करने के लिए, तो आप उसको डैम्प्ड नहीं होने दे रहे. तो दैट इज स्ट्राइकिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क. स्ट्राइकिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क. ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल. दूसरा क्या है? दूसरा हो सकता है, पहले तो स्विंग इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया. स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स. अब आपको लगेगा कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स.
अब आपको ये लगेगा कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ से फोर्स वाइब्रेशन आ गया। आप वो जो हम स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स है गिटार, सितार और तानपुरा और जो भी ये सारे हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हर एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ एक हॉलो बॉक्स रहता है, ओके, जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो फिर वो जो हॉलो बॉक्स है ना, हम स्ट्रिंग को हम वाइब्रेशन करते हैं, स्ट्रिंग को प्लग करते हैं और छोड़ देते हैं और वाइब्रेट करने लगता है। उसका जो वाइब्रेशन है वो वाली वाइब्रेशन हॉलो बॉक्स का एयर के लिए फोर्स्ड वाइब्रेशन का काम करता है। Okay, so it is vibrating the air inside the hollow box, and that is a forced vibration because every time we plug the string, it goes into vibration, and the hollow air in the hollow box starts vibrating with the same frequency. Okay, so that is the meaning of forced vibration. So these three examples, if you know, this is good enough for stringed instruments. Okay, for forced vibration, external periodic force. And you have to remember the word periodic. If you miss the word periodic, then it is not a forced vibration. Forced vibration always has to be periodic. Okay. Now the amplitude of the forced vibration. Amplitude of the forced vibration depends on the frequency. Amplitude of the forced vibration depends on the frequency of the applied force. What is applied force? Applied force is the force which is giving it periodic force which is acting on it. Okay, so amplitude of the forced vibration is dependent on the frequency of the applied force. Means I have body A which is made to vibrate under forced vibration. Who is pushing it from time to time? Body B. So whatever body B's frequency is, that the amplitude of A will depend on the frequency of body B. Okay, on the natural frequency of body B. The frequency of forced vibration is equal to the frequency of forced vibration is equal to the frequency of the applied force. Okay, applied force. Now yani ki whatever is the frequency of body B which was giving it periodic vibrations, which was giving the periodic force, body A gets the same frequency as that of the force, as that of the applied force. Now here I want to tell something. If supposing किसी भी चीज का, यहाँ पे मेरे पास मार्कर है, ओके, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ मेरे पास डस्टर है, कोई भी सिंपल सा ऑब्जेक्ट, या फिर मेरे पास एक टेबल है, चेयर है, अगर कभी कभी मेरा टेबल भी वाइब्रेट कर सकता है, ओके, पर टेबल जब हर एक चीज का हमारे आसपास हर एक चीज का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी किस चीज से बना हुआ है, वो डिपेंड करता है उसका what is the shape of the body, what is the size of the body, so it depends on all those things. ओके, तो हर एक चीज का, इस मार्कर का अपना एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, इस डस्टर का अपना एक फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब अगर दिस डस्टर इज गिविंग दिस मार्कर पीरियोडिक फोर्सेस टू कीप दिस वाइब्रेटिंग, इट इज नॉट, इसको डैम्प नहीं होने दे रहा है और इसको कंटिन्यूसली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसको न्यू फोर्स देते जा रहा है, तो फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, इसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना छोड़ देगा। किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? ये फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस
ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं वाइब्रेट करता है, इस अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। दूसरा, किस एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट करेगा? ये उस एम्पलीट्यूड से, इसका जो इसका एम्पलीट्यूड लो एम्पलीट्यूड रहेगा। ओके, एज लॉन्ग एज कब तक लो एम्पलीट्यूड रहेगा इसका वाइब्रेशन का? जब तक इसका फ्रीक्वेंसी, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जब तक इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मैच नहीं करता। ओके, तो इसका जो नेचुरल, इस जो वाली चीज फोर्स्ड वाइब्रेशन कर रही थी, वॉट एवर वॉज गोइंग अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन, इट विल हैव लो एम्पलीट्यूड, इट विल वाइब्रेट with low amplitude. When will it start vibrating? With high amplitude. It starts vibrating with very high amplitude when it starts vibrating with very high amplitude when the frequencies of this and this, of the two bodies, the frequencies of the two bodies, when they match, then the amplitude of this, I mean if this is 50 hertz and this one's natural frequency by chance was also 50 hertz, okay, this one's natural is 50, this one's natural frequency by chance is also 50, then this body, the forced vibration happens with very high amplitude. okay, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। जो ओके, तो सबसे स्पेशल चीज़ है ना इस टॉपिक का, वो हम एंड में आते हैं। तो व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी दे मैच, देन रेजोनेंस हैपेंस, फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड इज मच हायर। तो फिर जब रेजोनेंस होता है ना तो बहुत ही जोर का साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, बहुत जोर से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, सो देखते हैं रेजोनेंस मैं कुछ भी डेफिनेशंस नहीं कर रही हूँ और डिफरेंसेस भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छे से डिफरेंसेस डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया रहता है, तो मैं उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल रेजोनेंस का। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, okay, when frequency of the applied force matches the frequency of the vibrating body, in other words the body which was undergoing forced vibration, vibrating body, okay, then it goes for, then what happens, then we get or this body, the vibrating body gets resonance, okay, then the body gets resonance, amplitude is very high in case of resonance, okay. So if amplitude don't match of the two bodies, this is in forced vibration, low so let's take few examples of resonance. Few examples of resonance. Here एक ट्यूनिंग फॉर्क है, नीचे है एक हॉलो बॉक्स, एक और हॉलो बॉक्स है और ये है ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, देन अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को ना हम स्ट्राइक करते हैं किसी रबर पैड पे और फिर इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से, रबर पैड पे स्ट्राइक करते हैं। रबर पैड कुछ यूं ही ऐसा ही देखने में होता है और इसको हम स्ट्राइक करते हैं इसमें और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट कर रहा है अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ये जो दो बॉक्सेस है ना बिल्कुल सेम साइज के हैं, ओके, और ये जो दो ट्यूनिंग फॉर्क्स है ना वो भी बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि फ्रीक्वेंसी फॉर्क पे ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। ये
आप जब इसको खरीदते हो तभी आपको पता रहता है कि ये कितना फ्रीक्वेंसी का है। तो फिर अगर ये 10 हर्ट्ज वाला ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया है तो यहाँ भी हमें 10 हर्ट्ज का ही लेना है। तो फिर ये जो बॉक्सेस है ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल बॉक्सेस है, एग्जैक्टली सेम। अब इसको वाइब्रेट करके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ इसको फिक्स कर देते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। और फिर जैसे ही हम इसको फिक्स करते हैं, ये जो वाइब्रेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन इसका चल रहा है, इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू दिस। एक फोर्स्ड वाइब्रेशन यहाँ पे हो गया, ओके, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन यहाँ हो जाता है। इसका इस वाइब्रेशन को यहाँ ट्रांसमिट हो जाता है एज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी कि ये वाली एयर भी फोर्स्ड वाइब्रेशन से चलने लगता है। तो अगर इसका 10 हर्ट्ज था, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसका 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चल रहा था, तो क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन है तो इधर भी, तो इस बॉक्स में भी 10 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी चलता है। बाकी यहां जाके भी फिर से 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चलने लगता है, ओके, क्योंकि दिस इज अगेन फोर्स्ड वाइब्रेशन, ओके। और फिर इसका जो वाइब्रेशन है ना इधर ट्रांसमिट होता है, दैट इज अगेन 10 हर्ट्ज, ओके। अब क्या हो गया, ये तो था ही 10 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी था इसका, अब इसको फोर्स्ड में भी 10 हर्ट्ज मिल गया। दिस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग with very high amplitude, okay, so which one resonates? B resonates, okay, because the natural frequency of B matches with the frequency of forced vibration of the applied force, and hence after some time we see that A was vibrating, B starts vibrating with a big amplitude. The reason is resonance, okay. So ऐसे समय क्या होता है ना कि ये जो क्वेश्चंस है आपको डायग्राम दे देगा और दे विल आस्क व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ओके, व्हाट, प्लीज डिफाइन द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, इज इट बिगर, is it lesser? So they will ask part by part questions. They will not ask directly what is resonance, okay, and write the difference with forced vibration. No, they will not ask. They will give a question like this, and based on that they will ask you 5 questions, okay. So you have to put the keyword resonance over there, you have to put the keyword applied force, larger amplitude, frequency matching, these are the keywords. Another example, यहाँ पे हम एक पेंडुलम लेते हैं 4 पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम A, B, ये हो गया पेंडुलम C, ओके, ये 4 हो गया। अभी ये जो पेंडुलम A एंड C है ना, इसका लेंथ सेम रखते हैं हम, इसको नेचुरल वाइब्रेशन में, जैसा कि मैंने बोला है, थोड़ा सा टच करके छोड़ देते हैं और ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है, ओके। फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि ये जो पेंडुलम B है ना, इसका लेंथ अलग है, यानी कि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है। पेंडुलम D, दिस इज लॉन्गर, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी A एंड C से अलग है। किसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है? A एंड C का, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, ओके। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन दोनों में सेम है। तो B एंड D में, ओके, इन दोनों में फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो जाता है, मतलब दे आर वाइब्रेटिंग विद दिस वंस फ्रीक्वेंसी, okay, so they are vibrating with this one's frequency and the amplitude is also low. As I said, if the frequencies don't match, amplitudes will be low. So these two are under forced vibration, low amplitude. This one vibrates with high amplitude, and why? Because natural frequency is same in both cases. This one goes for resonance. This is resonating. Okay, this goes for resonance. Okay, not just that, the vibration of this and this are in phase. Now बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये फेज क्या होता है। फेज ऐसा होता है कि अगर पेंडुलम A ऐसा जा रहा है ना, तो पेंडुलम C भी ऐसा ही जाता है, ओके। लेकिन फिर एक और चीज हम नोटिस करने लगते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, जब इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, लेकिन फेज में रहते हैं, दोनों फेज में रहते हैं, ओके। यानी कि ये दे विल मूव लाइक दिस और दे विल बोथ विल मूव लाइक दिस, इन सिंपल वर्ड्स। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, इसका कम होने से उसका क्यों ज्यादा होता है? ये भी बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज सेम, ओके, एनर्जी इज सेम। इन दैट केस
if this is using less energy, that uses more energy, like that. Okay, or vibration, how does the vibration pass from this to these all? It passes through the string and it also passes through the air around it. Okay, so this is the example of 4 pendulums. I repeat, this one and this one under forced, this one under resonance. That is what the whole example is. एक बहुत ही important example मैं लेने वाली हूँ. यहाँ एक ना हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब, और यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है, और पाइप जाके मैं इसको बहुत सिंपल से ड्रॉ कर लूँ. यहाँ एक, और इधर एक और रिजर्वायर, एक टेस्ट ट्यूब इधर और एक और रिजर्वायर इधर है. ओके, जिसमें वाटर लेवल सेम रहता है. ओके, वाटर लेवल सेम रहता है. ये हो गया रिजर्वायर और ये है टेस्ट ट्यूब. दिस इज अ ट्यूब, नॉट अ टेस्ट ट्यूब, अ ट्यूब. नाउ ये जो पाइप है कनेक्टिंग बोथ, ओके, वाटर कैन फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, कनेक्टेड है. अब इसका पहले तो लेवल सेम है, लेकिन क्या होगा कि जब हम इसको, अब क्या है ना, हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. इसको ऊपर नीचे, रिजर्वायर को ऊपर नीचे करने से क्या होता है, इस ट्यूब का वाटर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है. कंडीशन ऐसा है. तो अभी क्या करते हैं, पहले तो हम इसका ये जो है ना, ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं. ओके, एक ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं. इतना स्पेस, पानी के ऊपर वाला स्पेस, द स्पेस अबव द वाटर acts as a closed end tube. Okay, so you hear a kind of vibration. So now first we hold a tuning fork here, you hear a vibration because this air part is vibrating. Now we further lower the water, we get a longer air column. Okay, longer air column मिल जाता है. अब एक पोजीशन ऐसा आता है जहां हमें बहुत जोर से एक वाइब्रेशन सुनने को मिलता है. क्यों? वो जो लेंथ था ना, सोच लीजिए कि वो लेंथ ऑफ एयर कॉलम वाज L. ओके, दैट वाज L. अब उस L के लिए, दैट वाज L, दैट लेंथ ऑफ एयर कॉलम वाज L. उस L के लिए क्या था, इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसका जो वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम मैच कर गया था, सो इट वेंट फॉर रेजोनेंस. ओके, हम फर्दर इसको एडजस्ट करके इसका लेवल फिर डाउन करते हैं, यानी कि लेवल ऑफ एयर कॉलम का लेंथ और भी इंक्रीज हो जाता है. एयर कॉलम का लेंथ और इंक्रीज हो जाता है. अब क्या होता है, जब एयर कॉलम का लेंथ और इंक्रीज हो गया, तब धीरे धीरे वो जो रेजोनेंस है ना, वो हमें सुनना बंद हो जाता है, और फिर हमें और रेजोनेंस सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो बंद हो चुका है. ओके, तो क्योंकि अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज नॉट मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम. ओके, फिर हम इसका लेवल, एयर कॉलम का लेंथ हम इंक्रीज करते चले जाते हैं इसको एडजस्ट करके. एक ऐसा लेंथ आता है इसको इंक्रीज करने से, जब जाके फिर से हमें क्या मिलता है, इसको इंक्रीज करने से जब जाके फिर से हमें बहुत जोर से वाइब्रेशन और आवाज़ सुनने को मिलती है. वो कहाँ पे होता है, अब जब हम इसका लेंथ, एयर कॉलम का लेंथ 3L पे जाता है, यानी कि 3 times द लेंथ ऑफ द प्रीवियस वन. ओके, तब जाके एक बार फिर से बहुत जोर से, बहुत एम्पलीट्यूड, बहुत हाई एम्पलीट्यूड में वाइब्रेशन होने लगता है और हमें साउंड सुनने को मिलता है. ओके, सो दैट इज, इसमें क्या प्रूव होता है कि ऐसा दो फ्री प्लेसेस है, 2 लेंथ ऑफ एयर कॉलम है जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क. ओके, 2 लेंथ ऑफ एयर कॉलम है जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद द लेंथ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, एंड वी गेट टू हियर द फ्रीक्वेंसी, वी गेट टू हियर रेजोनेंस ट्वाइस इन दिस. तो ये तो थे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एक और फेवरेट क्वेश्चन होता है एसएससी का, वो है सोल्जर्स आर आस्क्ड, व्हाई आर सोल्जर्स आस्क्ड टू ब्रेक स्टेप्स. ये क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन. सो योर क्वेश्चन शुड, योर आंसर शुड हैव ऑल द कीवर्ड्स. इसमें आप ऐसा सोच लीजिए कि जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं ना पहाड़ों पे, इन द माउंटेन्स. ओके, और यहाँ पे दिस इज, नो दीज ब्रिजेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, और यहाँ पे शायद 2 कुछ क्लिफ है, उनके बीच में सस्पेंशन ब्रिज लगा हुआ है. सोल्जर्स
if they are marching over it, marching क्या होता है? Marching is a periodic force, isn't it? Marching is a periodic force because it is left, right, left. So periodically the bridge gets a force. Okay, so that is why they are told to break steps, means they stop marching on a bridge. They stop marching on a bridge, they just walk. They walk, ऐसे चल के उसको मार्च नहीं करते, उसके ऊपर से चल के निकल जाते उतना ब्रिज का, क्योंकि अगर वो मार्च करेंगे तो पीरियोडिक फोर्स आ जाएगा, और पीरियोडिक फोर्स आने से अगर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाली पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो फिर ब्रिज विल गो इनटू रेजोनेंस और ब्रिज टूट जाएगा. तो फिर दैट इज वाई सोल्जर्स आर आस्क्ड टू, ऐसा लिखते हैं, ब्रेक स्टेप्स. ब्रेक स्टेप्स का मतलब क्या हुआ? ब्रेक स्टेप्स यानी कि दे आर नॉट सपोज टू मार्च, दे आर जस्ट सपोज टू वॉक. ओके, तो आपका आंसर में द ब्रिज विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ वेरी हाई एम्पलीट्यूड, इट विल गो इनटू रेजोनेंस. ये जो दो कीवर्ड्स है आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए. एंड द ब्रिज विल कोलैप्स. सो सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक स्टेप्स. ओके, एक और क्वेश्चन होता है जिसमें बोलते हैं कि एट अ सर्टेन स्पीड, दे से एट अ सर्टेन स्पीड ऑफ द व्हीकल द पार्ट्स ऑफ द मोटरसाइकिल स्टार्ट रेजोनेटिंग. नाउ व्हाट इज दैट? पिस्टन का, व्हीकल का पिस्टन, इंजन का पिस्टन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे जैसे आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर स्पीड, हर स्पीड का अपना एक फ्रीक्वेंसी रहेगा पिस्टन का. एट अ पर्टिकुलर स्पीड इंजन का जो पिस्टन का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, अगर वो मशीन पार्ट्स के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो द मशीन पार्ट्स दे गो इनटू रेजोनेंस. और थोड़ा भी लूजली अटैच्ड कहीं मशीन पार्ट्स रहेगा तो वो रेजोनेंस में चला जाता है और बहुत जोरों से आवाज होने लगती है. यानी कि दे आर वाइब्रेटिंग विद वेरी हाई एम्पलीट्यूड बिकॉज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिस्टन एट दैट पर्टिकुलर स्पीड हैज मैच्ड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द machine parts of the vehicle. Okay, so this was all in free, forced, damped and resonance chapter. इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आ सकता है. आपको इसके साथ डेफिनेशंस पढ़ लेनी है और इसके साथ आपको पढ़ना है डिफरेंसेस डेफिनेशंस. ओके, दो ग्राफ्स जो है डैम्प्ड का और फ्री का ज़रूर पढ़ के जाइए, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ओके देन, सो दैट्स इट फॉर टुडे. दूसरे वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से. वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय देन.